दोस्तों अभी हमने सीखा कि किस तरह अपने कंटेंट को अपने वेबसाइट में पब्लिश करना है। अभी हम देखेंगे कि इसकी एसईओ की सेटिंग किस तरह करनी है। हमने एक आर्टिकल को कैसे उसका मेटा टाइटल सेट करना है, कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना है। और ये जो एक स्कोर की बड़ी बात होती है कि चाहे हम योस्ट यूज़ कर रहे हों या रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हों, तो बड़ी डिबेट होती रहती है। आप अक्सर यूट्यूब पे भी देखते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि स्कोर 100/100 होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि स्कोर मैटर ही नहीं करता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप इनकी तरफ आपको ये बॉदर नहीं करने चाहिए। तो इसमें मेरी क्या ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक स्टैब्लिश्ड एसईओ एक्सपर्ट हैं या एक्सपर्ट नहीं है, अगर आप ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स रैंक कर चुके हैं, तो आपको इन सिग्नल्स की तरफ घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप स्टार्टर हैं और अभी इस एसईओ की फील्ड में या एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड में नई एंट्री ले रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ इस तरह के टूल्स या इस तरह के सिग्नल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो अभी चलते हैं, एसईओ की सेटिंग करते हैं अपनी पोस्ट की, और उसमें देखते हैं कि स्कोर को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, हमने मेटा टाइटल किस तरह लिखना है और उसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, क्या उसके अंदर हमें अगर हमने अपना मेन कीवर्ड यूज़ करना है तो कैसे करना है। तो इमेजेस की भी हम बात करेंगे। इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना बेहद ज़रूरी है। ना सिर्फ उसके साइज़ और अपीयरेंस को ऑप्टिमाइज़ करना है, बल्कि उसकी एसईओ वाइज़ अपीयरेंस को भी हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। आल्ट टैग का हमने ज़िक्र किया था, उसको भी ऑप्टिमाइज़ करना है। तो चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली कि इनके साथ कैसे प्ले करना है। अपनी पोस्ट में आने के बाद आपके कोने में ये आपको स्कोर नज़र आ रहा होगा। ये है रैंक मैथ का एसईओ स्कोर। करंटली वो हमें रैंक कर रहा है 10/100 मार्क्स पे। तो हमने इस पे क्लिक करना है और आपके सामने ये एक स्निपेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछता है फोकस कीवर्ड। हम जिस कीवर्ड पे एक्चुअली जिस मेन कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हैं अपने इस आर्टिकल को, वो हमने यहाँ पे पुट करना है। अब हम चाह रहे हैं बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, तो यहाँ पे हम वो पुट कर देंगे। अच्छा, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्कोर था वो 10 से जंप किया 52, क्योंकि हमारे मेन और फोकस कीवर्ड की बेस पर उसने हमारे कंटेंट को, हमारी पोस्ट को एनालाइज किया। अच्छा, यहाँ पे देख लें बेसिक एसईओ में 3 एरर्स दिखा रहा है। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में उसे हमारा मेन कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक स्निपेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। टाइटल और परमालिंक आपके सामने ये आ रहा है। आपको याद होगा कि परमालिंक में मैंने मना किया था कि आपने ये यूज़ नहीं करना, तो आपने इसको बिल्कुल सिंपल रखना है और बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड ही एनफ है। पोस्ट को पब्लिश करने के बाद कोशिश करें कि उसका जो यूआरएल है, ये जो परमालिंक है, ये एडिट ना करें। डिस्क्रिप्शन में यूजुअली ऐसा होता है कि ये जो टॉप का जो पहला पैराग्राफ होता है वो ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है। हम उसी को दोबारा उठाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे। अब ये देखें, अगर हम इसको यहाँ पे बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड से अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट करेंगे, तो हमारा स्कोर और उसको मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला जो एलिमेंट था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन खैर, अभी अगेन मैं बता दूं, इसको नेचुरली एडजस्ट करना है, ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। सो अगेन यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका पहला पैराग्राफ है उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेंट इज 1145 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। एडिशनल कुछ एरर्स हैं। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स, जो मैंने वो पहले बताया था कि H1 के अलावा आपको H2 में, H3 में भी हेडिंग होनी चाहिए। ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज आल्ट टेक्स्ट। हम यहाँ पे अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे अपने इमेज को। सो इमेज में हम या तो नई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, या हम यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी, अगर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने वर्डप्रेस में, तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को यूज़ करता हूँ तो ऑल टेक्स्ट। अब अ मैन फिशिंग
एट सी विद बेस्ट फिशिंग रॉड। और बेस्ट फिशिंग रॉड कौन सा है, आप उसकी कंपनी भी लिख सकते हैं जिस कंपनी को आप यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये इमेज ऐड हो गया। सो हमारा जो आर्ट और कैप्शन वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। इमेज का आल्ट टैग ऐड करने के बाद, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड ऐड करने के बाद, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज आल्ट एट्रीब्यूट का ऑप्शन जो है ये ग्रीन हो गया। कीवर्ड डेंसिटी इज 0.09 विच इज़ लो। वो कहते हैं कि कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। URL is 66 characters long. Good. Link out to the external resources. Add do follow links pointing to external resources. Add internal links in your content. वो कह रहा है कि internal link भी add करो, external link भी add करो। इस तरह टेक्स्ट रीडेबिलिटी के बारे में बता रहा है कि फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ओके है। योर टाइटल हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट। योर टाइटल कंटेन्स वन पावर वर्ड। You are using number in your SEO title, that's good. So almost 67 स्कोर है हमारा, so that's fine। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसको बॉदर करना या ज़बरदस्ती 100 करने की कोशिश आपने नहीं करनी। खैर, इमेज को ऐड किया हमने और उसमें आल टैग ऐड किया और इसकी जो बेसिक रैंक मैथ की सेटिंग है उसको भी हमने परफॉर्म किया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू। दोस्तों, गूगल या कोई भी सर्च इंजन पेज के कंटेंट को अंडरस्टैंड करने की भरपूर कोशिश करता है। अगर उसकी कोशिश में हम भी उसकी हेल्प कर दें तो गूगल उसको बहुत ज़्यादा लाइक करेगा डेफिनेटली। तो स्ट्रक्चर डेटा एक ऐसा डेटा जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, जिसके अंदर प्रॉपर बताया गया हो कि इस डेटा के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और अलग अलग जो एलिमेंट्स हों उनको बताया गया हो कि ये वाला डेटा किन किन एलिमेंट्स को जोड़कर या मिलाकर बनाया गया है, ताकि गूगल या सर्च इंजन उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और अपने यूज़र की हेल्प कर सकें और अल्टीमेटली हमारी भी रैंकिंग उससे इम्प्रूव होगी। तो इसमें एक टर्म यूज़ होती है स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा इन एसईओ। तो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा गूगल के लिए कैसे हेल्पफुल होता है और उसकी कैसे हेल्प करता है कि वो यूज़र को डेटा या कंटेंट या सर्च रिजल्ट बेहतर से बेहतर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। इमेजिन करें कि आप बिरयानी की कोई रेसिपी पर एक वेबसाइट बनाई है आपने, जिस पेज पर बिरयानी की रेसिपी का जिक्र है। अब अगर कोई यूज़र सर्च इंजन पर, गूगल पर, हम डेफिनेटली जब सर्च इंजन की बात कर रहे हैं तो हम गूगल का ही नाम ले लेते हैं, गूगल पर सर्च करता है कि मुझे बिरयानी बनाने की कोई ऐसी रेसिपी बताओ जो कि 25 मिनट से कम में तैयार हो जाए, या सर्च इंजन पे कोई ये सर्च करता है कि मुझे ऐसी बिरयानी की रेसिपी बताओ जिसकी जो कैलोरीज हैं जिसके अंदर वो 2000 से कम हो, लेट्स सपोज। इसी तरीके से कुकिंग टाइम हो सकता है, रेसिपीज हो सकती हैं, इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, या उसके अंदर कैलोरीज की मिकदार हो सकती है। तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये हमारे कंटेंट को, अगर हम अपने कंटेंट के अंदर इनको डिफरेंटली ऐड करेंगे या गूगल को हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बताएंगे कि ये कुकिंग टाइम इसका इतना है, इंग्रेडिएंट्स ये ऐड हुए हैं और ये सारा कुछ, तो गूगल अपने यूज़र को उस डेटा को जो हम गूगल को देंगे उसको अच्छी तरह प्रोसेस करेगा और अल्टीमेटली जो सर्चर है उसको एक बेहतर फॉर्म में रिजल्ट पेश कर सकेंगे। तो आई गेस कि मैंने आपको बड़ी इजी वे में समझा दिया होगा, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है कि स्ट्रक्चर डेटा गूगल की हेल्प करता है कि वो उस कंटेंट को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करे और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अगर कोई सर्च करता है तो उसको हमारा डेटा या हमारा कंटेंट यूज करते हुए बेहतर से बेहतर सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच हो रहा है और वो मैच हो रहा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो अगर हम गूगल को ये तीन चीज़ें अलग अलग करके बताएंगे कि इवेंट कौन सा है, पाकिस्तान वर्सेस लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया, डेट लेट्स सपोज 22 जून 2023, वेन्यू का भी हमने बता दिया, इसी तरीके से हमने उसको एक पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, टिकट्स कहाँ पे अवेलेबल है ये भी हमने बता दी। अब जब कोई सर्च करेगा कि भाई
क्रिकेट के जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी मुझे टिकट्स चाहिए, तो वो उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे वेबसाइट के जो रिजल्ट होगा उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शो करवा देगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो अभी आप जाएं गूगल पे और सर्च करें थिएटर रिजल्ट्स इन लंदन या फुटबॉल टिकट्स इन लंदन या न्यूयॉर्क, जो भी आपको बेहतर लगे। तो आप देखेंगे कि कुछ रिजल्ट्स 3 लाइन्स में शो हो रहे होंगे जिसको प्रॉपरली गूगल ने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें डिस्प्ले किया होगा, जिसके अंदर इवेंट का नाम, डेट, वेन्यू और साथ टिकट्स के रिजल्ट्स होंगे। तो अगर गूगल हमारे कंटेंट से फ़ायदा उठा के उसको अंडरस्टैंड करने में हम हेल्प कर रहे हैं गूगल की, ताकि वो बेहतर से बेहतर तौर पे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके अपने सर्चर्स को, तो इसका रिवॉर्ड भी गूगल हमें एक बेहतर CTR की फॉर्म में देता है। CTR का मैंने पहले बताया था, क्लिक थ्रू रेट। तो जितना हमारी वेबसाइट का CTR बेहतर होगा और उतना ही हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इन अ नटशेल आप इस बात को यूँ लीजिए कि स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा डायरेक्टली तो एक रैंकिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा रैंकिंग सिग्नल है, क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट का CTR बढ़ता है और CTR बढ़ने से अल्टीमेटली वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है वो इम्प्रूव होती है फर्दर। तो ये तो थी बेसिक स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा की डेफिनेशन, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? ये एक सिमेंटिक वोकैबुलरी ऑफ टैग्स है कि हम डिफरेंट टैग्स को यूज़ करके उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में गूगल को पुट करते हैं। अब ये जो टैग्स हैं या स्ट्रक्चर डेटा को लिखने का तरीका है, स्कीमा को लिखने का तरीका है, वो हम तकरीबन 3 तरीकों से उसको अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं और गूगल उन 3 तरीकों को समझने की कोशिश करता है और वहाँ से कंटेंट हमारा रीड करके उसको एक्सट्रैक्ट करता है। उसमें पहला तरीका है RDFA, सेकंड जो कि मोस्ट पॉपुलर है और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये यूज़ करें, वो है JSON, और थर्ड माइक्रो डेटा। सो माइक्रो डेटा मेरा पर्सनल फेवरेट था किसी टाइम पे, लेकिन JSON इज़ वाइडली एक्सेप्टेड और ये बहुत ही ईजी टू इंटीग्रेट है हमारी वेबसाइट के अंदर, हमने इसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली वो ये है कि गूगल हमारे स्ट्रक्चर डेटा को अंडरस्टैंड तो करता है। अब अगर हमने उसको ओवर ऑप्टिमाइज किया, लेट्स सपोज हमारे पेज पे किसी स्कीमा की जगह नहीं बनती या उसकी कोई मंतक नहीं बनती और हमने वो यूज़ किया, तो हम ओवर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं या एक तरह से स्पैमिंग कर रहे हैं। तो गूगल हमें प्रोहिबिट करता है और वार्निंग देता है कि आप सिर्फ वही स्कीमा यूज़ करें जो आपके कंटेंट के लिहाज से, आपके पेज के लिहाज से उसकी जगह बनती हो। इसकी एग्जांपल मैं यूँ लूँ कि अगर आपकी एक वेबसाइट है जिस पे कोई सॉफ्टवेयर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर या ऐप का जो स्कीमा है वो यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे आपने इवेंट का स्कीमा यूज़ कर लिया और उसकी जगह नहीं बनती, तो ये ओवर ऑप्टिमाइजेशन होगी या स्पैमिंग भी हो सकती है। तो इस बारे में आपने बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है, जिस जगह पे जिस स्कीमा की जगह बनती हो सिर्फ वही स्कीमा यूज़ करना है और इसको ओवरली ऑप्टिमाइज्ड नहीं करना, वरना आपकी वेबसाइट पे कोई हिट वगैरह भी पड़ सकती है। खैर, इससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, डर के कोई भी स्कीमा यूज़ ना करना वो भी कोई अक्लमंदी नहीं होगी। सो कीप इट नेचुरल और जहाँ पे जिस स्कीमा की जगह बने सिर्फ वही यूज़ करें। अच्छा, इसमें गूगल भी हमारी बहुत हद तक हेल्प करता है। गूगल का एक पूरा डेडिकेटेड सेक्शन है जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा के बारे में डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और गूगल किन किन स्कीमास को सपोर्ट करता है और किस बेस पर वो स्कीमास को अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर डिस्प्ले करता है, वहाँ पे वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके साथ साथ हमें एक टूल प्रोवाइड करता है गूगल जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल, जिसमें हम अपनी वेबसाइट में स्कीमा ऐड करने से पहले टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमने अपने जो कंटेंट है उसको सही तरीके से रैप किया है टैग्स के अंदर और क्या उसकी सही जगह बनती है और क्या वो वैलिड है। क्योंकि अगर कोई वार्निंग हुई या इनवैलिड हुआ या कोई एरर हुआ हमारे कोड के अंदर, तो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो बिफोर पब्लिशिंग योर स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा, ये ज़रूरी है कि उसको पहले गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल में जाके टेस्ट कर लें कि हमारे जो टैग्स हैं या स्कीमा है वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, चूँकि हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस बात का भी जिक्र करना मुनासिब समझते हैं कि
एफिलिएट साइट्स में कौन कौन से स्कीमाज हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या प्रोडक्ट स्कीमा एक एफिलिएट साइट में यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, चूंकि एफिलिएट साइट में मैंने आपको बताया था कि प्राइस डिस्प्ले करना अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। अगर मैं अपनी एफिलिएट साइट पे प्राइस मेंशन करूंगा तो अमेज़ॉन डेफिनेटली उसको माइंड करेगा और मेरा अकाउंट जो एफिलिएट अकाउंट है वो डिसेबल भी हो सकता है। जबकि कुछ ऐसे स्कीमाज होते हैं जिनको कम्प्लीटली मेंशन करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उनके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पूरा करना, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के स्कीमास की जहाँ पे और बहुत सी शराइत हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हैं, वहीं पे एक उसकी प्राइस भी एक रिक्वायरमेंट है। तो एफिलिएट वाली वेबसाइट में हमने प्राइस मेंशन नहीं करनी, जबकि अगर प्रोडक्ट स्कीमा यूज़ करते हैं तो उसके अंदर प्राइस मेंशन करना या प्राइस रेंज मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। सो मैं आपको मना करूंगा कि अगर आपकी एफिलिएट साइट है तो उसमें आप प्रोडक्ट स्कीमा यूज़ ना करें। हाँ, अब कौन कौन से स्कीमाज यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप आर्टिकल स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट आइटम मतलब आपने जो लिस्ट बनाई है वो उसके लिए आप स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, आप टेबल स्कीमा यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह आप फैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्स्ट टू ऑडियो का भी एक स्कीमा रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अपनी एफिलिएट वेबसाइट पर। तो ये कुछ स्कीमाज के मैंने आपको ऑप्शन दिए जो कि आप अपनी एफिलिएट साइट पे यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से गूगल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट एक्चुअली किस चीज़ से रिलेटेड है, ताकि वो उस डेटा को प्रोसेस करे। डेफिनेटली मशीन्स जो रीडेबल या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, जब हम उसको देंगे तो उसको प्रोसेस करना कंपैरेटिवली आसान होगा गूगल के लिए, और उसकी बेस पे डिसीजन लेना भी आसान होगा। सो ये स्कीमा और स्ट्रक्चर डेटा की कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ आई होंगी। आई नो कि थोड़ी सी ड्राई है, टाइम लगेगा। इसके बारे में आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर जो गूगल का डेडिकेटेड सेक्शन है, गूगल पे सर्च करें आप गूगल स्ट्रक्चर डेटा, तो आपको गूगल का एक रिज़ल्ट सामने आएगा, आप उसको ज़रूर रीड आउट करें उस पूरे सेक्शन को, क्योंकि स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इसकी सर्विसेज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह फाइवर, अपवर्क के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर भी एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में मांग भी है। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है स्कीमा को, और कौन कौन से स्कीमा के चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब हम अपनी वेबसाइट में स्कीमा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें थोड़े से टेक्निकल इश्यूज को भी फेस करना पड़ सकता है। बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ। सी तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि स्कीमा किस तरह हेल्पफुल होता है हमारी वेबसाइट के CTR को इम्प्रूव करने में, और इनडायरेक्टली हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको बेहतर बनाने में। मैं तो पर्सनली, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि जो स्कीमा है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारी सर्च इंजन की रैंकिंग को। तो जितना इफ़ेक्टिवली, जितना बेहतर, जितना क्लीन, जितना नीट हम स्कीमा यूज़ करेंगे, उतना ही हमारी वेबसाइट की ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल साबित होता है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह हमने अपनी वेबसाइट में स्कीमा ऐड करना है, और कौन सा स्कीमा ऐड करना है, और इसमें हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो सबसे पहले आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, लॉगिन करेंगे। यहाँ से आप एक प्लगइन इंस्टॉल करें, ऐड न्यू पे क्लिक करके प्लगइन्स ऐड न्यू। याद रहे कि इस वक्त मार्केट में स्कीमा के बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनके जो प्रो फीचर्स हैं वो मल्टीपल जो स्कीमाज हैं उनको इनेबल करते हैं, या ऐसे स्कीमाज को भी अनलॉक करते हैं जो कि नॉर्मली फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं होते। तो स्कीमा ऐड करने के बहुत से तरीके हैं। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि हमने करना क्या होता है। हमने स्कीमा का कोड उस पेज के हेडर सेक्शन में ऐड करना है जहाँ पे हम स्कीमा शो करवाना चाहते हैं, या पुट इंसर्ट करना चाहते हैं, या पुट करना चाहते हैं। तो ये काम हम जिस तरीके से भी करें वो सारे तरीके सही हैं। सो अभी मैं आपको एक दो मेथड्स बता दूंगा कि किन तरीक़ों से हमने स्कीमा अपनी वेबसाइट में ऐड करना है।
सो ऐड प्लगइन्स पे गए और मैंने एक प्लगइन सर्च किया जिसका नाम है स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर WP एंड AMP। सो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर लिया और इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। सो इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद मैं अब उस प्लगइन को इन एक्शन देखने के लिए ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट में स्कीमा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने एग्जिस्टिंग पोस्ट को एडिट किया। याद रहे कि रैंक मैथ जो SEO प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था उसमें भी स्कीमा ऐड करने की ऑप्शन मौजूद होती है, लेकिन उसकी एक कॉन्स्ट्रेंट है कि आप सिर्फ एक स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल स्कीमाज ऐड करना चाहते हैं तो आपको उसका प्रो वर्जन जो है वो बाय करना पड़ेगा। सो उसका पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप रैंक मैथ पे क्लिक करेंगे। सो साथ ही आप ये थर्ड टैब है स्कीमा के नाम से, ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल स्कीमाज आर अलाउड इन द प्रो वर्जन। फ्री वर्जन में सिर्फ एक स्कीमा अलाउ है। तो अगर हमने मल्टीपल स्कीमाज ऐड करनी है तो हमें प्रो फीचर बाय करना पड़ेगा और उसका सलूशन हमने ढूंढा है जो अभी हमने प्लगइन इंस्टॉल किया, स्कीमा एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर WP एंड AMP। अच्छा, अपनी पोस्ट के आप लास्ट में आ जाएं, यहाँ पे आपको कस्टम स्कीमा के नाम से एक लिंक दिखाई देगा। कस्टम स्कीमा पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया मेरे सामने शो हो गया जिसके अंदर लिखा हुआ है JSON-LD। यहाँ पे मैं अपना जो स्कीमा का कोड है यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अब वो मैंने स्कीमा का कोड लेना कहाँ से है, उसके लिए अगेन मुझे गूगल की खिदमात लेनी पड़ेंगी और मुझे सर्च करना पड़ेगा स्कीमा कोड जनरेटर। सो एक वेबसाइट है instantschema.com। ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसके अंदर मल्टीपल स्कीमाज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपने जाना है instantschema.com पे और /schema पे क्लिक करना है। instantschema.com/schema। अब आपके सामने स्कीमा मार्कअप जनरेटर अपीयर हो गया। Which schema.org मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट? अभी हम लेट्स सपोज फैक का स्कीमा ऐड करने की कोशिश करते हैं। फैक पेज पे क्लिक किया। यहाँ पे अब मुझे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर नंबर 1। ये मैं अपनी पोस्ट में जाऊँगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्कीमा आप ऐड करने जा रहे हैं JSON-LD का जो स्कीमा है वो आपको सामने आपके पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, वो सिर्फ आपके सोर्स कोड में रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्कीमा आप ऐड कर रहे हैं वो स्कीमा तभी ऐड करें जब उससे रिलेटेड कंटेंट आपके पेज पर पब्लिकली भी अवेलेबल हो। सो मैं यहाँ से ये क्वेश्चन उठाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ से जो आंसर है ये उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकता मैं कि मैं स्कीमा में कोई और आंसर ऐड करूँ इसकी जगह पे और यहाँ पे डिस्प्ले में कोई और आंसर हो या मिसमैचिंग हो। तो वही कंटेंट ऐड करना है जो आपके पेज के कंटेंट में ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से मैं ऐड अनदर फैक्ट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ उसको पेस्ट करना है। सेकंड आंसर इसी तरह उसको पेस्ट करूँगा। इस तरह के मैं मज़ीद अगर क्वेश्चंस हैं जिस तरह की ये तीसरा भी क्वेश्चन अवेलेबल है, इसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली साइड पे आपका जो फैक्ट स्कीमा है वो जनरेट हो चुका है। आपने यहाँ पे कॉपी करना है। अगर आप टेस्ट करना चाहें अपने स्कीमा को पेज में ऐड करने से पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया था, रिच रिजल्ट्स आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अभी स्कीमा जनरेट किया वो ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट भी हो चुका था थैंक्स टू इंस्टेंट स्कीमा। आपने टेस्ट कोड पे क्लिक करें, टेस्टिंग कोड, दिस माइट टेक अ मिनट्स और 2। अब ये गूगल हमारे कोड को चेक कर रहा है कि क्या ये वैलिड है या किसके अंदर इशू है। सो 1 वैलिड आइटम डिटेक्टेड, इट मीन्स कि हमारे स्कीमा कोड के अंदर कोई एरर इशू नहीं है। सो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, एडिट पोस्ट पे आएंगे और JSON-LD वाली ऑप्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ऑल डन, अपडेट, हमारा स्कीमा हमारे पेज के अंदर और ऐड हो चुका है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं वंस अगेन
पहले हमने कोड को सिर्फ चेक किया था, अब हम इस यूआरएल को भी चेक कर सकते हैं। ये व्यू पोस्ट को मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी करता हूँ, रिच रिजल्ट्स टेस्टिंग पे जाता हूँ, जिसको मैंने स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल भी कहा था, पहले इसका यही नाम होता था। अब कोड की बजाय मैं यूआरएल वाले ऑप्शन में जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, टेस्ट यूआरएल पे क्लिक करूंगा। इट इज़ टेस्टिंग वंस अगेन, दिस माइट टेक अ मिनट और 2। अभी मैं देखता हूँ कि क्या मेरा फैक का जो स्कीमा है वो ऐड होने के बाद वैलिड शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने इसी तरह सेम तरीका यूज़ करते हुए आप फैक्ट का पेज, आप आर्टिकल का स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कंटेंट के अंदर किसी इवेंट का जिक्र हो रहा है किस, तो आप इवेंट स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट का अगर आप स्कीमा जनरेट करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट स्कीमा यहाँ पे कर सकते हैं। हर स्कीमा की जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, आपने उन फील्ड्स को ज़रूर चेक करना है। अच्छा, वापस मैं देखता हूँ कि मेरा यूआरएल टेस्ट हो गया, 1 वैलिड आइटम डिटेक्टेड फैक्ट स्कीमा। सो मेरा जो फैक्ट स्कीमा है वो सक्सेसफुली मेरे वेब पेज के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है एंड ऑल डन। मुझे कुछ और करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं कोई और स्कीमा ऐड करना चाहता हूँ तो सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और स्कीमा ऐड करूँगा, उसका कोड यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके बिल्कुल एंड पे जाके यहाँ पे एंटर प्रेस करके उसको यहीं पे पेस्ट कर दूंगा। याद रहे वो वाला कंटेंट मेरे इस कंटेंट में जो डिस्प्ले हो रहा है, जो शो हो रहा है, वहाँ पे होना ज़रूरी है, अदरवाइज स्पैमिंग होगी, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आई होप कि आपको स्कीमा किस तरह ऐड करना है ये तरीका पता चल गया होगा। तो स्कीमा ज़रूर यूज़ करें, चाहे आपकी जिस तरह की मर्ज़ी वेबसाइट हो। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट पे कोई सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने की ऑप्शन दे रहे हैं, या इवन आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इवन आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, स्कीमा हर तरह की वेबसाइट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपकी रेसिपी की वेबसाइट है तो भी आप रेसिपी का स्कीमा ज़रूर यूज़ करेंगे। इससे गूगल को हेल्प मिलती है कि वो डेटा को स्ट्रक्चर्ड कर रखे और उसको प्रोसेस करने के बाद उससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स हासिल करे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। XML में हमारी वेबसाइट की ओवरऑल समरी और लिंक टू ऑल द अवेलेबल पेजेस टू द वेबसाइट अवेलेबल होते हैं। तो ये XML साइट मैप इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसको हमने जनरेट कैसे करना है, ये खैर हम पहले भी किसी लेक्चर में बात कर गए हैं, लेकिन अभी हमने डिटेल में इसको देखना है। और इसको हमने सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल में क्यों सबमिट करते हैं और किस तरह सबमिट करते हैं, ये भी देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। सो XML साइट मैप इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये सर्च इंजन्स को ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि वो एक ही पेज पर तमाम वेबसाइट के जो तमाम लिंक्स हैं, तमाम पेजेस हैं, उनके लिंक्स को फॉलो कर सके और उनको क्रॉल कर सके और उनको अपने पास इंडेक्स कर सके। सो इंस्टेड ऑफ क्रॉलिंग ईच पेजेस एंड जंपिंग टू हियर एंड देयर, XML साइट मैप सर्च इंजन्स को ये ऑप्शन देता है या क्रॉलर को ये ऑप्शन देता है कि वो हमारी वेबसाइट के तमाम पेजेस के जो लिंक्स हैं उनको एक ही पेज से फॉलो कर सकें और उसको इंडेक्स कर सकें। सो XML साइट मैप को किस तरह जनरेट करना है और इसको सर्च इंजन्स में, स्पेशली गूगल सर्च कंसोल में किस तरह सबमिट करना है, इसको भी प्रैक्टिकल देखते हैं। और साथ साथ 404 एरर पेजेस एक बहुत बड़ा सर दर्द होते हैं किसी भी वेब मास्टर के लिए, उनको कैसे फिक्स करना है, फिक्स करना भी है कि नहीं करना, ये भी ज़रूरी है जानना। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। XML साइट मैप जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा। सो हमने अपनी वेबसाइट के WP एडमिन में लॉगिन कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे रैंक मैथ प्लगइन की सेटिंग में और वहाँ से हम जंप करेंगे साइट मैप सेटिंग्स पर। ये सेटिंग्स हमने जब इंस्टॉलेशन की थी रैंक मैथ प्लगइन की तो उस वक्त भी परफॉर्म की थी, लिहाजा हमें इन्हें दोबारा वेरीफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट स्टिल हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगर हम उस वक्त नहीं की थी तो अब इसको सेटिंग को रिव्यू कर लें। लिंक्स पर साइट मैप ये बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो 200 इज़ फेयर नंबर।
इमेजेस इन साइट मैप्स, इसका मतलब है कि जो इमेजेस हैं हमारी वेबसाइट पे, तो क्या उनको भी साइट मैप पे इंक्लूड होना चाहिए? तो यस, इनको इंक्लूड रखना है। इंक्लूड फीचर्ड इमेजेस, डेफिनेटली उनको भी हमने ऐड करना है। एक्सक्लूड पोस्ट, कोई ऐसी पोस्ट है जिसको आप चाहते हैं कि साइट मैप में ऐड ना हो, तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सक्लूड टर्म्स, अगर आप चाहते हैं कोई कैटेगरी, कोई स्पेसिफिक टैग या कोई स्पेसिफिक टर्म यहाँ से हम एक्सक्लूड कर दें, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ है पिंग सर्च इंजन्स, जो ही साइट मैप अपडेट हो, अपडेट कब होगा? जब नई पोस्ट आएगी तो साइट मैप अपडेट हो जाएगा। तो जब साइट मैप अपडेट हो तो क्या सर्च इंजन्स को पिंग करे? यस, इसको भी टिक करना है और यहाँ से सेव चेंजेस कर देनी है। ओके, इसके साथ ही पोस्ट इंडिविजुअल सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं। इंक्लूड इन साइट मैप, यस। साथ हैं पेजेस, इनको भी हमने इंक्लूड रखना है। अटैचमेंट्स इज़ वेरी कम्प्लेक्स आई मीन थिंग टू डू, इसको आपने टच नहीं करना। इसकी जो परफेक्ट सेटिंग्स हैं वो यही है कि जो अटैचमेंट पेज है वो रीडायरेक्ट होना चाहिए अपने पेरेंट पोस्ट पर। कैटेगरीज इंक्लूड इन साइट मैप, कैटेगरी साइट मैप इंक्लूड होनी चाहिए। इंक्लूड एम्प्टी टर्म्स, क्या वो वाली भी कैटेगरीज इंक्लूड होनी चाहिए जिनके अंदर कोई पोस्ट नहीं है और वो एम्प्टी हैं, तो इसको हमने अनचेक ही रखना है। टैग्स इंक्लूड इन साइट मैप्स, अगर हम टैग्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे तो हम इसको एनेबल रखेंगे, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो इनको हम डिसेबल ही रखेंगे। सेव चेंजेस, बस इतनी सी हमने साइट मैप की सेटिंग करनी है। अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी काइंडा सेम सेटिंग्स होंगी। अगर आप कोई भी एसईओ का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आजकल तो तमाम प्लगइन्स में ये सपोर्ट होती है कि वो साइट मैप को जनरेट भी कर दें और उसको सपोर्ट भी करें। अब यहाँ से आप योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हेयर, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे साइट मैप का एक्चुअली पेज है। वो कह रहा है दिस एक्सएमएल साइट मैप इंडेक्स फाइल कंटेन्स 3 साइट मैप्स, इसने जो पोस्ट होती है उनका अलग साइट मैप जनरेट किया है, पेजेस का अलग और कैटेगरीज का अलग। अगर पोस्ट साइट मैप डॉट एक्सएमएल पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 12 यूआरएल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सो कितना आसान है कि हमें एक समझ इंडेक्स पेज मिल गया और यहीं से ही हम अपनी वेबसाइट पर मौजूद तमाम पेजेस तक विद इन नो टाइम पहुंच सकते हैं। सो अब इसका एक्चुअल रोल क्या है? आपने साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल इसको कॉपी करना है। अब आपने पहुंच जाना है गूगल सर्च कंसोल में। यहाँ पे अपनी वेबसाइट की सर्च कंसोल की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप इंडेक्स के टैब के अंदर साइट मैप का यूआरएल मौजूद है, आप यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ऐड अ न्यू साइट मैप, यहाँ पे उस साइट मैप का लिंक सबमिट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे सबमिट। सबमिटिंग साइट मैप, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल विल periodically process it and look for changes, you will be notified if anything goes wrong with it in the future, got it। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइट मैप है वो सबमिट हो चुका है। फिलहाल टोटल डिस्कवर्ड यूआरएल 0 आ रहे हैं, तो ये ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इनको इंडेक्स डिस्कवर करेगा और साथ साथ इंडेक्स करता जाएगा और यहाँ पर कोई भी इशू आया तो हमें नोटिफाई भी करेगा। ओके, तो साइट मैप सबमिट करने के बाद पहले जनरेट किया हमने और उसके बाद सबमिट किया गूगल सर्च कंसोल में। उसके बाद हम बात करते हैं 404 पेजेस की। 404 पेज वो होता है कि जो आपकी वेबसाइट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम है example.com। अब example.com/abc.html या abc लिख देते हैं और वो पेज मौजूद नहीं है हमारी वेबसाइट पे, तो वो 404 एरर कोड जनरेट करेगा, जिसका मतलब है कि ये पेज नॉट फाउंड है, ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इनको हमने टैकल कैसे करना है और इनको मॉनिटर कैसे करना है, ये भी हम रैंक मैथ प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। आप रैंक मैथ के सेटिंग्स में आएँ और यहाँ से आप देख सकते हैं 404 मॉनिटर। 404 मॉनिटर पे आएंगे और यहाँ पे आप देख लें कि ये वाला जो लिंक है इस पर एक हिट पड़ी लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह कॉन्टैक्ट अस 35 हिट्स पड़ी लेकिन ये एग्जिस्ट
नहीं करता। अच्छा, 404 पेजेस को हैंडल करने के डिफरेंट आप अप्रोचेस कह सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे बेहतर अप्रोच लगती है वो ये है कि आप इनको रीडायरेक्ट मत करें अपने होम पेज पे बिला वजह, जब तक उसकी कोई रीज़न ना बनती हो। रीज़न पोटेंशियली क्या बन सकती है कि किसी ने कोई ऐसा पेज विज़िट किया जहाँ पे वो समझ रहा था कि ये होम पेज है, मतलब वो होम पेज ही ढूँढ रहा था। अब उस 404 पेज को होम पेज पे रीडायरेक्ट करने का कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन किसी ऐसे पेज को होम पेज पे रीडायरेक्ट करना जिनका दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं बनता और उन दोनों का कंटेंट सेम नहीं है, तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। तो आपने 404 तभी रीडायरेक्ट करना है जब उसकी प्रॉपर आपके पास रीजनिंग हो। अच्छा, 404 का अक्सर रीज़न क्या होती है 404 पेज बनने की? अक्सर रीज़न ये होती है कि आप जब आप इंटरलिंकिंग कर रहे होते हैं, अपनी ही वेबसाइट के एक पेज को अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज से लिंक कर रहे होते हैं, तो आप दूसरे पेज का जो यूआरएल है, उसको मिसमैच या मिसस्पेल कर जाते हैं। तो ये मिसस्पेलिंग की वजह से वो 404 पेज जनरेट होता है और वो हमारे सर्च कंसोल में एज एन एरर शो भी होता है। तो खैर, आपने इनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। हर 404 पेज को होम पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर कोई उससे रेलेवेंट कंटेंट वाला पेज मौजूद है तो आपने ज़रूर उसको रीडायरेक्ट करना है। अदरवाइज आप 404 पेज को इग्नोर करें, उस पेज को ढूंढें जहां से लिंक हो रहा है वो 404 पेज, और उस पेज पे जाके अपने 404 पेज के लिंक को फिक्स करें ताकि वो जनरेट हो ही ना। तो बहरहाल कुछ सिनेरियोज में हमें हो सकता है कि रीडायरेक्ट भी करना पड़े अपना पेज, तो हम रीडायरेक्ट करने का तरीका भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये कॉन्टैक्ट डैश अस का एक यूआरएल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू रैंक मैथ, तो हम इसको रीडायरेक्ट करते हैं। रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे वो कह रहा है सोर्स यूआरएल ये है। अब इसको मैच क्या करे, एग्जैक्टली मैच करे या हर उस पेज को रीडायरेक्ट करे जिसके अंदर कॉन्टैक्ट अस का टेक्स्ट आ रहा हो, या स्टार्ट्स विद या एंड विद या रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू। बहरहाल कॉन्टैक्ट अस को रीडायरेक्ट कर दे एक्चुअल जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है उस पे। ठीक है, कोई भी हो सकता है वो आपकी अपनी वेबसाइट का यूआरएल या कोई और भी बाहर एक्सटर्नल यूआरएल भी हो सकता है। अच्छा, रीडायरेक्शन टाइप क्या है जी? 301 परमानेंट मूव करे, टेम्परेरी मूव करे या टेम्परेरी रीडायरेक्ट करे। इसके साथ साथ मेंटेनेंस कोड कौन से जो होते हैं? 410 कंटेंट डिलीटेड, 451 कंटेंट अनअवेलेबल फॉर लीगल रीजंस। अच्छा, अब इसमें मैं एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि समटाइम्स आपका कोई पेज ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करता था, आपने उसको डिलीट कर दिया ताकि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ रेलेवेंट पेजेस रहें और वो पेज की इंफॉर्मेशन अब नीड ही नहीं है या वो एक्सपायर हो चुका है। तो उस सूरत हाल में आप 410 कंटेंट डिलीटेड का जो ऑप्शन है ये भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज रीडायरेक्शन टाइप आप 301 परमानेंट मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि परमानेंटली ये रीडायरेक्ट हो गया नए यूआरएल पे और ये सर्च इंजन को, बॉट्स को, क्रॉलर्स को बता देगा। स्टेटस एक्टिव, ऐड रीडायरेक्शन, तो यहाँ पे मैंने ऐड रीडायरेक्शन पे क्लिक किया एंड ऑल डन। यहाँ पे हमारा एक पेज दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका है। अभी मैं क्लिक करता हूँ व्यू पे, तो ये कॉन्टैक्ट अस, ये देखें अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर यूआरएल नहीं दिया था तो कॉन्टैक्ट अस, यही मेन रीज़न होती है आपकी वेबसाइट में 404 पेजेस जनरेट होने की कि आप मिस स्पेल करते हैं, आप डोमेन को भूल जाते हैं। समटाइम्स आपकी वेबसाइट अगर www से ओपन होनी है या इस तरह की जो सेटिंग्स होती हैं जिसमें आपने प्रॉपर कैनोनिकलाइजेशन कन्फिगर नहीं की होती, रीडायरेक्ट कन्फिगर नहीं किए होते, वहाँ पे आपको ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऑलवेज जिस भी वेबसाइट पे आप चीज़ें रीडायरेक्ट कर रहे हैं उनको आप HTTP या HTTPS या जो भी उनका रेलेवेंट यूआरएल है उस तक प्रॉपर रीडायरेक्ट करें। सो अभी मैं दोबारा इसको एडिट करूंगा और मैं देखूंगा कि इसके पीछे डोमेन को भी ऐड करूं ताकि इसकी जो रीडायरेक्शन है वो सही तरीके से परफॉर्म हो। अपडेट रीडायरेक्ट, तो अब ये सही तरीके से मेरी वेबसाइट के contact-s/पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जिसको एग्जिस्ट
होना, उसका मौजूद होना लाजमी है। थैंक यू। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लिंक्स इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग। हमारी वर्ल्ड वाइड वेब लाखों बल्कि करोड़ों वेबसाइट्स पर मुश्तमिल है। वो वेबसाइट्स एक दूसरे को लिंक करती हैं, जिससे गूगल या सर्च इंजन्स, मैं जब गूगल का नाम लेता हूं तो मेरा मतलब यही होता है कि सर्च इंजन्स, गूगल उससे पेजेस की रेलेवेंसी, आपस का रिलेशन और वेबसाइट्स को क्रॉल करना, पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को खंगालना और उनको अपने पास इंडेक्स करना और उन रिलेशनशिप्स की बुनियाद पर उनको रैंक करना, ये सारे काम लेता है। तो लिंक बिल्डिंग एक्चुअली एक मेथड है जिससे हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स या क्वालिटी वेबसाइट्स के साथ हमारा रिलेशन बिल्ड हो और वो हमारी वेबसाइट को रेफर करे। लिंक बिल्डिंग एक कॉम्प्लेक्स, एक ड्राई, जिसको मैं कह सकता हूँ कि कोई आसान एक मरहला नहीं होता, और ये अल्टीमेटली सबसे क्रूशल स्टेज भी है हमारी वेबसाइट की। जब रैंकिंग होती है और ये हम अब अपनी वेबसाइट को आगे लेके बढ़ते हैं उस रास्ते में, और साथ साथ ये रिस्की भी है, क्योंकि अगर लिंक बिल्डिंग को सही तरीके से परफॉर्म ना किया जाए या हमें सही लिंक्स ना मिलें तो ये हमारी वेबसाइट के लिए फायदे की बजाय उल्टा नुकसान भी दे सकती है। कैसे, ये थोड़ा सा मैंने आपको वक्त से पहले ही शायद डरा दिया है, लेकिन इस बारे में आपने फिक्रमंद नहीं होना। हम आपके साथ कुछ ऐसी गाइड्स और कुछ ऐसे लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स शेयर करेंगे जिससे आप सेफ रहते हुए, कंपैरेटिवली एहतियातन सेफ रहते हुए आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं विद लिंक बिल्डिंग। और याद रहे कि ये एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर भी है। अगर हम वेबसाइट्स को, उन वेबसाइट्स को देखें जो कि टॉप पे रैंक होती हैं ऑन डिफरेंट सर्च टर्म्स, तो अगर आप पूरा डेटा खंगालें तो आपको सबसे ज़्यादा रैंकिंग उन वेबसाइट्स की मिलेगी जिनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वेबसाइट्स लिंक कर रही हैं। तो अल्टीमेटली ये इस डेटा से ये बात भी जाहिर होती है कि जो लिंक बिल्डिंग है, ये जो बैकलिंक्स हैं, ये एक बहुत बड़ा रैंकिंग सिग्नल, रैंकिंग फैक्टर भी हैं, जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होती है या हम स्टक रहते हैं दूसरे तीसरे पेज पर। तो लिंक बिल्डिंग का फायदा क्या है? लिंक बिल्डिंग का फायदा ये है कि इससे एक तो हमें ट्रस्ट मिलता है। लाइक अगर मोहल्ले का या गांव का एक बड़ा सरपंच, चौधरी आपको ये कह दे कि यार इस बंदे को मैं जानता हूं या इस बंदे को मेरा एतमाद हासिल है, तो अल्टीमेटली वो उस आदमी के कारोबार में, ट्रस्ट में या उसकी एक अच्छाई वाले उनसर में इजाफा करेगा। इसी तरीके से कुछ गैर मुनासिब से लोग अगर उस बंदे की हामी भरेंगे या उससे अपना रिलेशन जाहिर करने की कोशिश करेंगे तो उस बंदे की क्रेडिबिलिटी पर भी ये चीज़ असरअंदाज होगी। आप यही फिनोमिना लिंक बिल्डिंग वाले मामले में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स लिंक देती हैं या लिंक करती हैं हमारी वेबसाइट को जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, उनके पास ट्रैफिक है, उनके पास अथॉरिटी है और उनके पास ट्रस्ट है, तो ये अल्टीमेटली हमारी वेबसाइट पर भी एक अच्छा असर छोड़ेगी और हमारी वेबसाइट की भी ट्रस्ट में, अथॉरिटी में इजाफा होगा। सो एक तो इससे हमारी वेबसाइट की जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो, उसको फ़ायदा होता है। दूसरा, ये बेसिकली तो ये था सर्च इंजन के लिए कि वो इससे वेबसाइट्स के दरमियान रिलेशन ढूंढते थे और उससे अपनी जो इंडेक्स है उसमें इजाफा करते जाते थे। लेकिन अल्टीमेटली ये हमें क्या फ़ायदा देती है? सेकंड बेनिफिट ये है कि इससे रेफरल ट्रैफिक भी मिलती है। लेट्स सपोज एक वेबसाइट पर कोई आर्टिकल मौजूद है, कोई पेज मौजूद है जहाँ पे लोग विजिट करते हैं और उस पेज पर हमारी वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है, तो अल्टीमेटली से क्या होगा, वहाँ से ट्रैफिक कुछ ना कुछ ड्राइव होके हमारी वेबसाइट तक भी पहुँचेगी और हमें ट्रैफिक मिलेगी। थर्ड, ब्रांड बिल्डिंग। जितनी ज़्यादा, जितनी अच्छी, जितनी क्वालिटी वेबसाइट्स आपको लिंक करेंगी उससे आपके ब्रांड की बिल्डिंग होगी, आपकी वेबसाइट एक ब्रांड बनेगी। और अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, जब मैं अथॉरिटी का जिक्र करता हूं तो मैं ब्रांड होने का जिक्र करता हूं। अगर आपकी वेबसाइट एक ब्रांड बन जाएगी तो बहुत सारे जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, जब मैंने आपको कहा कि लिंक बिल्डिंग खतरनाक भी एलिमेंट साबित हो सकती है,
तो आपको इन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत कम से कम होती जाएगी। जब आप ब्रांड बन जाते हैं, जब अथॉरिटी बन जाते हैं, तो गूगल की जो सख्तियाँ हैं वो आप पर कम से कम होती जाती हैं, क्योंकि गूगल ने आपको एज़ अ ब्रांड, एज़ एन अथॉरिटी, एज़ अ समथिंग कंसीडर कर लिया होता है। तो आपकी जो लिंक बिल्डिंग है ये आपको ब्रांड बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। ब्रांड बिल्डिंग के साथ साथ ये आपकी क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा करती है और अल्टीमेटली आपके जो मैट्रिसेस हैं, जिस तरह हम डीए का याद होगा आपको जिक्र किया था, डीए भी आपकी लिंक बिल्डिंग भी एक फैक्टर है आपके डीए इंक्रीज होने में, आपके डीआर इंक्रीज होने में, या आपके जो एसईओ के मैट्रिसेस हैं वो इंप्रूव होने में। तो अगर आप सही लिंक लेने में सही टाइम पे कामयाब हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आई कैन गारंटी यू कि बाकी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट रखें कि आपका कंटेंट भी अच्छा है, आपकी निश भी लो कंपटीशन है, और आपकी लेआउट भी बहुत अच्छा है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, और एंड पे आके अगर आपकी लिंक बिल्डिंग अच्छी हो जाती है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अच्छे लिंक्स लेना, अच्छे लिंक्स एक्वायर करना एक टफ टास्क है और एक निस्बतन एक मुश्किल मरहला है। लेकिन इस मुश्किल मरहले से हमने अल्टीमेटली गुजरना है। मुश्किल नहीं कहना चाहिए, ड्राई कहना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बोर हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये इतना सा काम है, मतलब लोगों को जाके पिच करना है, डिफरेंट हरबे मेथड्स मैं कहूँगा यूज़ करने हैं जिनसे लोग आपकी वेबसाइट को लिंक दे सकें। बहुत सारे लिंक बिल्डिंग के मेथड्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, मैं अब उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लिंक बिल्डिंग मेथड्स हैं जो कि जिनको मैं ट्रेडिशनल लिंक बिल्डिंग कहता हूं, जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ख़त्म हो गए, लेकिन उनका रोल अभी तक भी मौजूद है और उनको यूज़ करना चाहिए। खैर, अभी हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे हमने लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना है और कैसे वहाँ पे जाके लिंक अपनी वेबसाइट का प्लेस करवाने की कोशिश करनी है, या उनको हमने इतना कायल कर लेना है कि वो हमारी वेबसाइट को लिंक दे सकें। तो आई होप कि मैंने आपको बिल्कुल सादा से अल्फाज में बता दिया होगा कि लिंक बिल्डिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपनी वेबसाइट के लिए दूसरी वेबसाइट से लिंक लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं। उससे हमारी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी, ट्रस्ट इंक्रीज होता है, हमारी वेबसाइट को रेफरल ट्रैफिक मिलती है, हमारी वेबसाइट एक ब्रांड के तौर पर सामने आती है, और अल्टीमेटली हमारी वेबसाइट की जो सर्च इंजन रैंकिंग्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।